गिव सम एग्जांपल्स ऑफ, हाँ कितने हो रहा है? अब देखो आगे करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज 10। A solution of substance X is used for whitewashing। कौन सा सब्सटेंस है जिसका कि सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इसे व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। तो X सब्सटेंस कौन सा हो सकता है बताओ? X इज CaO, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा बताइए? इट्स सॉल्यूशन इज CaOH होगा। इसको पानी में ही तो मिलाओगे और फिर इससे पुताई कर लो, व्हाइट वॉशिंग। तो अब कह रहा है कि नेम X, तो नेम ऑफ X तो हमने बता दिया। और राइट द इक्वेशन, ये फर्स्ट पार्ट हमने बताया। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बताइए? राइट इट्स इक्वेशन, दैट इज CaO की वाटर के साथ इक्वेशन होगी तो क्या होगा? CaOH होल प्राइस और हीट लिबरेट हो जाएगी, यही इसकी इक्वेशन। जहां ये इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखिए, वाई इन वन इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इज डबल। एक में डबल क्यों होती है? तो जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं, तो इसमें दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, तो दोनों में एक नेल डाल दो नीचे से फायर्स करके, और फिर इसमें वाटर कलेक्ट होगा। तो एक इलेक्ट्रोड है जिसमें ज्यादा गैस कलेक्टेड है और एक में हाफ है, ऐसा लिखा है। तो देखिए जो अंकुर, जो निगेटिव इलेक्ट्रोड है उसमें ज्यादा गैस होगी कि जो पॉजिटिव है? तो नेगेटिव है उसमें, क्योंकि उसी में H+ जाएगा। तो ये निगेटिव है, इसी में जाएगा और जाएगा तो वहाँ H2 गैस होगी, और जो पॉजिटिव है वहाँ OH जाएगा, क्योंकि वाटर H+ और OH होता है, और इस वजह से यहाँ O2 होगी। तो आपने बहुत अच्छा बताया कि ये निगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो इसको निगेटिव कर दीजिए, सही है। और बगल में लिख दीजिए ये इक्वेशन कि 2H2 + O2। सचिन बिश्नोई, जहाँ हाइड्रोजन कलेक्ट होगा वो कैथोड होगा कि एनोड? जहाँ कैटायन जाएंगे, गुप्तास बिश्नोई के घर नहीं जाएंगे। गुप्ता है गुप्तास हाउस में जाएंगे, और बिश्नोई ये कह रहे हैं कि गुप्ता बिश्नोई के यहाँ चला जाएगा, बिश्नोई गुप्ता के यहाँ। जो कैटायन है वो एनोड में चले जाएंगे, कैटायन अपने घर जाएंगे कैथोड में, और एनायन कहाँ जाएगा? एनोड में। नहीं तो ऐसे तो भगा दिए जाएंगे ना। अब जरा देखिए, जब भी आप इसमें लिखें, यहाँ लिखो इलेक्ट्रिसिटी, जब सनलाइट है तो सनलाइट इसके ऊपर लिखना पड़ता है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो एट वन इलेक्ट्रोड दैट इज कॉल्ड कैथोड। कौन सा इलेक्ट्रोड है? विच इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। गैस कलेक्टेड is
double of the amount of gas collected at anode that is positive electrode as. ऐसा क्यों है? As hydrogen gas produced is double in volume than the oxygen gas, which is clear from above reaction. As hydrogen gas produced is double in amount. हाँ बोलिए. Then O2, which is clear from above reaction. अभी देखो रक्षिता, जैसे ही इस रिएक्शन में हमने वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की तो हाइड्रोजन गैस ज़्यादा प्रोड्यूस हुई तो वो क्या होगी बोलिए, डबल अमाउंट होगी तो डबल वॉल्यूम में कलेक्ट हो जाएगी. बस इतनी सी बात. और ये सब निगेटिव है तो निगेटिव की ओर कौन जाएगा बताओ? H प्लस जाएगा. और पॉजिटिव की ओर कौन जाएगा? OH. तो वहाँ OH जाएंगे. वैसे जो जानकार है वो जानते हैं कि 4H प्लस कहाँ जाएंगे बोलो? निगेटिव पे जाएंगे. और निगेटिव से क्या कहेंगे? 4H जाके बोलो. कहेंगे देखो हम 4 लोग आ गए, हमको 4 इलेक्ट्रॉन दे दो. तो 4 इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद क्या होगा भाई? एक हाइड्रोजन है H प्लस जिसका इलेक्ट्रॉन गुम गया है. अगर उसे इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या वो हाइड्रोजन एटम न बन जाए? अभी वो हाइड्रोजन आयन है. तो ये लोग चारों लोग एक एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेंगे बताओ? ये उसका प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन ले लेंगे. चारों ने यहाँ पे क्या किया बताइए? एक एक इलेक्ट्रॉन लेके 4H बना दिए कि नहीं बना दिए? अब फिर 2 मिलके क्या बनाएंगे? H2. और 2 मिलके क्या बनाएंगे? आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे. तो इन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन लिए और 2H2 बना दिया. फिर से समझो, अभी मैंने क्या बताया था वाटर में 4H2. देखो यहाँ देखो, सही है. तो यहाँ पर H प्लस और OH टूटा, H प्लस और OH टूटा, H प्लस और OH टूटा, H प्लस और OH टूटा. एक हम ले लेते हैं निगेटिव इलेक्ट्रॉन और एक क्या ले लें? प्लस इलेक्ट्रॉन. तो 4H प्लस इससे गए और उन्होंने क्या बना दिया? H2. इन्होंने इलेक्ट्रॉन लेके H2 बनाया. ये सब कहाँ भागे? कैथोड में भागे. इसे क्या कहेंगे बोलिए? दैट इज निगेटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैथोड, क्योंकि वो कैटायन का घर होता है. और इसे देखिए ये सब यहाँ जाएंगे तो बोलो 4OH क्या करेंगे? 4OH यहाँ जाएंगे तो ये कहेंगे लो मेरे इलेक्ट्रॉन पकड़ो, हमें इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, इट मेक्स अस अनस्टेबल. तो 4OH क्या बन जाएगा बताओ? अगर इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए प्लस वाले को तो ये क्या OH ही बच जाएगा. अगर इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए बोलो क्या बच जाएगा? OH. अब एक OH से एक H2O और एक OH से एक H2 और H2 बन गया. ये दोनों 4 OH क्या करेंगे? एक O2 बनाएंगे, 2 वाटर फिर से पानी में उतर जाएंगे अगला खेल खेलने के लिए. बोलो बात समझ आएगी नहीं? ये सब चीज होता है. वहां इलेक्ट्रॉन क्या किए जा रहे हैं? लिए जा रहे हैं. और यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या किए जाएंगे? दिए जाएंगे. आगे का काम जब भी इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, यहाँ एक बैटरी लगी है जो ये प्लस टर्मिनल है और एक माइनस टर्मिनल है, तो वो इन इलेक्ट्रॉन को लेके वहां पहुंचाएगी. बैटरी का काम कुछ नहीं है, वो सब सिर्फ चार्जेस को घुमाती है. यहाँ इससे लेकर उसको दे और इस तरीके से प्रक्रिया चलती है. हाउएवर इट इज नॉट ऑफ आवर केस, क्योंकि ये अब हम फिजिक्स की इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे पूरी चीज. हमको जब फिर से पढ़ना है तो हम अभी क्यों पढ़ें? बोलो बात तुम्हें समझ में आ गई कि 4 OH अपने इलेक्ट्रॉन दे के ये बना देंगे, फिर इनसे क्या होगा? हम यहाँ ये सब नहीं बता रहे, फिर भी ये चीज होती है. ओके बात समझ में आ गई? आपको क्या लिखना है कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड इज डबल इन वॉल्यूम, सो इट इज कलेक्टेड डबल इन वॉल्यूम. ऑक्सीजन, तुम बैलेंस इक्वेशन देखोगी, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड, उसके पार्टिकल संख्या में आधे हैं, तो क्या उसका वॉल्यूम आधा नहीं होगा?
ये अवोगाड्रो ने बताया, अवोगाड्रो का लॉ, मोर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोर इज इट्स वॉल्यूम, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वॉल्यूम्स। समझ में आ गई बात? ये भी हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। चलो बस तुमको इतना लिख देना है, हो सकता है तुम उस दिन क्लास में ना रही हो, एक दिन तुम किसी दिन मिसिंग। चलो आगे की बात समझो। हम लोगों ने कुछ चीजें देख ली हैं, अब हम देखेंगे कि डिफरेंशिएट बिटवीन respiration, reaction and photosynthesis. Respiration, it is the reaction which take place, आयुष, रेस्पिरेशन रिएक्शन प्लांट्स में होती है कि एनिमल्स में? दोनों में होती है, क्योंकि प्लांट जो खाना बनाते हैं 10% वो खुद भी खाते हैं, उनको भी तो एनर्जी की जरूरत है, और बाकी जो 90% वो बचा के रखते हैं हम तोड़ के खुद खा जाते हैं। होती दोनों में, क्योंकि रेस्पिरेशन से एनर्जी मिलेगी और उसी से प्लांट्स की नीड पूरी होगी और फिर एनिमल की भी नीड्स है। सही है? सो इट इज द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें क्या होता है? इन दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक्स डाउन। कैसे ब्रेक्स डाउन होगा? हम सिर्फ ग्लूकोज नहीं खाते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड O2। हमने ग्लूकोज पानी में मिलाया, पी लिया और सांस भी ली, तब जाके रेस्पिरेशन हो पाए। कोई नाक बंद कर दे तो रेस्पिरेशन भी हम ना कर पाए। अब ये देखो, एंड लिबरेट्स एनर्जी, इसकी वजह से एनर्जी निकलेगी। C6H12O6, इसमें थोड़ा पानी आपको लेना पड़ेगा और थोड़ी ऑक्सीजन। ये सब तो हम लेते हैं, ये डे टू डे लाइफ का हिस्सा है। रोटी भी खाते हैं, रोटी में यही चीज़ होती है, बस कंडेंस फॉर्म में स्टार्च है, तो भी हम पानी जरूर पीते हैं, क्योंकि नहीं तो रोटी टूट नहीं पाएगी, और सांस भी लेते हैं। तो 3 चीज़ें तो चाहिए। ये रोज का हमारा इस तरीके का शेड्यूल होता है कि हम ऐसा करते हैं। अब ये देखो, फिर ये भी हम लोगों को मालूम है कि हम सांस बाहर छोड़ते हैं, तो उसमें जो C6 है, तो क्या उसी से 6CO2 बना? ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोगों की रिएक्शन गलत है, 1 ही 2 की सही है, इसलिए मुझे फिर से बताना चाहिए। 6C है तो बोलो टूटेगा तो क्या बनेगा? प्लस 6CO2। अच्छा ये बताओ यहाँ पे कितना है? 12H है, सही है? तो अब यहाँ पर तुम पहले ये देख लो, O2 तो बनेगा, O2 तो नहीं बनेगा, क्या बनेगा? वाटर। ये हम एक्सेल कर देंगे और ये यूरिनेट कर देंगे, यही 2 चीज बनती है, ऑक्सीजन थोड़ी ना बनती है हम लोग की बॉडी। अब इसकी बैलेंसिंग करो। जिसको कुछ भी ना आता हो तो वो इतना तो तब भी जानता होगा कि हमने ग्लूकोज खाया, पानी पिया, सांस ली, इतना तो जानता होगा। और ये भी जानता होगा कि जो हम निकाल रहे हैं वो CO2 है, और यूरिनेट कर रहे हैं वाटर है, और साथ में हमारे वेस्ट है, इतना तो पता ही होगा। अब जरा देखें, क्या ये चीज बैलेंस हो गई है? कार्बन। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? O2 को सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि सबसे छोटा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को कर लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ कितने बोलो? 12 है, तो 12 हाइड्रोजन है। अब देखिए 12 हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या करेंगे? इसको सिंपल कर देते हैं, इतना ही रखो, सही है? बाद में दोनों 6 हम ऐड कर देंगे, 6H2 दोनों में ऐड और भी किया जा सकता है, ठीक है? तो इसको ऐसे ही बैलेंस करो। ये 12H है तो यहाँ लिखो 12H2,
12s2। लेकिन ऐसा करने से यहाँ 24 हाइड्रोजन हो गया। दो तरीके से बता रहा हूँ, जो तुम्हें समझ में आए वो कर लेना। दो तरीके से बताओ, ठीक है, क्योंकि इसका प्रोसेस जो है 3 स्टेप की रिएक्शन है, ये लाइव प्रोसेस हमें पढ़नी है, अभी वो नहीं जाना। 3 स्टेप में एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ 12 है, ये 12h2O हुआ तो हमें यहाँ कितना करना पड़ेगा, 6। ठीक है, हम इसको किसी बैलेंसिंग प्रोसेस से नहीं कर रहे हैं, बस समझाने के तरीके से कर रहे हैं। इसके 3 स्टेप में वो हम लाइव प्रोसेस में पढ़ेंगे। यहाँ 12 है, हमने यहाँ 6 लिख दिया तो 6 6 12 हुए, तो इसको 24 कर दिया। सही है। ऑक्सीजन अब बैलेंस करो। ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करोगे, यहाँ 6 ऑक्सीजन, यहाँ कितनी ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, यहाँ टोटल करो 12O और 12O मिलके कितनी हुई आशीष, 24 हुई। यहाँ तक कितनी हो गई, 6 6 12, 12 और चाहिए, तो क्या लिखते हैं बोलो, 6O2। सही है, ये हमारी बैलेंस रिएक्शन है और साथ में एनर्जी मिलेगी। इतनी बात समझ में आ गई। दिस इज द रिएक्शन, ये हमें लिखनी है। हम जितना पानी पिएंगे उसका डबल वाटर निकलेगा। कई बार अगर आप ये वाला H2O दोनों तरफ ये ना भी समझना चाहो तो भी इसको किया जा सकता है। देखो C6H12O6, और ये सोचो वाटर वाटर कैंसिल कर दो, होता नहीं है, लेना पड़ता है वाटर। अब जरा बैलेंस करो, 6CO2 और हाइड्रोजन कितने बोलो, 12 है, तो लिख लो 6H2O। अब इधर ऑक्सीजन काउंट करो श्रेया, 12O और इधर कितने, 6O, क्या 18O हो गए, उधर कितने O है, 6O है, तो इधर कितने कर दो बोलो, 6 और लगा दो, तो यहाँ भी 12 होगा कि नहीं। अब दोनों तरफ 6H2O और जोड़ दो, एक ये भी तरीका है, तब तुम्हारी यही रिएक्शन बन जाएगी। समझ आया। ये तो पूरा प्रोसीजर समझेंगे जब वहां पे तो 3 स्टेप की बैलेंसिंग है लाइव प्रोसेसेस के सेकंड पेज पर, लेकिन अभी हम नहीं कर रहे हैं। 6 चैप्टर जो तुम्हें आसान लगे वो कर लो, बैलेंस कर लिया। हाउएवर दिस इज द रिएक्शन, इसको तो लिख लोगे ना, ऐसा 7th क्लास में भी ये रिएक्शन दी हुई थी, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको भी याद ही कर लो तो चलेगा, बैलेंस याद कर लो। अब अगला देखो, इट इज एंडोथर्मिक इन नेचर। ये कैसा है, इस एक्सोथर्मिक कैसा है, क्योंकि हीट निकल रही है इन नेचर। अब अगली रिएक्शन देखो। अच्छा एक और चीज बताओ, एक और डिटेल बताओ जरा सचिन इसके बारे में, इसमें क्या हो रहा है, सिंपल मॉलिक्यूल मिलके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स टूट के सिंपल बना रहे हैं। सो इन दिस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ग्लूकोज किस श्रेणी में आता है, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और ये सब इनऑर्गेनिक। CO2 ये तो कोई प्लांट की चीज नहीं है ना। इन दिस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस breaks down to form simple inorganic substance। अब जरा चेक करिए, दैट इज फोटोसिंथेसिस। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का इंडिपेंडेंट है, ये लिखना समझ में आई बात। फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि प्लांट्स विद हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये सब इनऑर्गेनिक है, इसमें जो पौधों में उगे वो ऑर्गेनिक है, ऐसे हवा में जो मिल रहा है वो तो इनऑर्गेनिक है ना। तो प्लांट्स क्या करते हैं बताइए, प्लांट्स यूज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। कौन कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बताइए, सनलाइट, वो कोई सब्सटेंस नहीं होता है, सब्सटेंस CO2 एंड वाटर। CO2 हवा से लेंगे और वाटर सॉइल से लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड, और उनके सेल्स में क्लोरोफिल होगा, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मैग्नीशियम की प्रेजेंस में रहता है, क्लोरोफिल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और क्या करें बताइए, एंड मेक ग्लूकोज एंड
ऑक्सीजन, ये चीज प्रोड्यूस होती है। इसको क्या कहते हैं? फोटो का मतलब लाइट, लाइट की प्रेजेंस में सिंथेसिस यानी उत्पादन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश की उपस्थिति में उन्होंने खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर दिया, बना डाला। सिंथेसिस का मतलब कोई चीज बनाना, ठीक है। एज दिस इज accomplished in presence of sunlight, food is made, that's why it is called photosynthesis। अच्छा, ये photosynthesis हो गया, तो कैसे लिखें इसकी इक्वेशन? सचिन बताओ क्या लिखें? 6CO2 6CO2 12H2 12H2O, दो चीज ली, और सनलाइट भी ली, and chlorophyll एंड क्लोरो, ठीक है। फिर क्या होगा? C6H12O6, और 6 बिल्कुल यही लिख दो, 6H2O और 6O2। जितना पानी डालोगे उसका आधा ही पानी उड़ेगा, आधे का वो खाना बना लेंगे, सही है। और हम जितना पानी पियेंगे उसका डबल यूरिनेट करेंगे, यही रेट सकता है। तो ये चीज होगी, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये भी लिखो, एंडोथर्मिक इमेज। नाउ अब हम आते हैं अगली कैटेगरी में, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब समझो, सम मेटल्स आर मोर रिएक्टिव, कुछ ज्यादा रिएक्टिव होते हैं देन अदर, कुछ मेटल्स बहुत रिएक्टिव। अगर हम देखें तो इस पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन से? टेबल देखो, नंबर 1 वाले, इनको क्या कहते हैं? जो पहली कैटेगरी है, लीना के रब CS4। ये जो पहली लाइन है, पहली लाइन कौन सी है? हलीना के रब CS4 है, हाइड्रोजन तो गैस, उसे छोड़ दो, बाकी कौन है? अगर तुम इनको पानी में डाल दो तो ऐसे ही आग लग जाए। ये पानी में आग लगाने वाले मेटल, एक दो बार हमने किया था तो यहाँ पूरा आग लग गया, ठीक है। पिछले क्लास के बच्चों के सामने फिर हम आपको दिखा देंगे। यानी जो फर्स्ट ग्रुप है वो कैसे होते हैं बताइए? सोडियम का टुकड़ा डाला था बस पानी में। अब जरा देखो, लीना के रब CS1, दीज आर द हाईएस्ट एक्टिव मेटल। मेरा ये कहने का मतलब है मेटल क्या होते हैं? बहुत रिएक्टिव होते हैं। अब मेटल के ही कैटायन बनते हैं। मेटल्स क्या होते हैं बोलो? पॉजिटिव आयन बनाते हैं। तुमको ये बात मालूम है? सोडियम क्या करता है बताइए? सोडियम 281, बोलो हमको ये बात समझ आई? ये 1 इलेक्ट्रॉन दे के ऑक्टेट पूरा कर लेता है, ऐसा तो तुमने 9th में पढ़ा है। और जब ये दे देगा 1 इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा बोलो? ये प्लस बना देगा और इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तो ये जो सोडियम है, इसने एक अपना नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन बना लिया। मेटल इलेक्ट्रॉन देने की वजह से एक्टिव होते हैं, दीज आर मोर रिएक्टिव। अच्छा, ऐसा नहीं है कि क्लोरीन या फ्लोरीन, ये अच्छे, ये कौन है बोलो? जैसे ही अच्छे राजा हैं देने वाले, उतना ही अच्छा रंग किए। राजा और रंग का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा देने वाला कौन है? Na+। दे देगा, देखो अभी हमने बताया। और सबसे अच्छा भिखारी कौन है? Cl। देने और लेने वाला अच्छा हो तभी बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन बनता है। और इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा NaCl समुद्र में पाया जाता है। इतना ज्यादा डेड सी में है कि वहां से 50,000 ट्रक डेली निकल रहे हैं, और ऐसा करते जाए तो 500 सालों तक और भी ट्रक निकलते हैं। इतना सारा NaCl है समुद्र। तो दोनों चीजें ना, अच्छा डोनर भी हो और साथ में क्या हो?
अच्छा एक्सेप्टर भी तो होना चाहिए। लेने वाला देखो, क्लोरीन का तुमने पढ़ा है क्या छोटी क्लास में, 287 होता है, और इसने ये इलेक्ट्रॉन दिया तो किसने ले लिया, क्लोरीन। तो बताओ इसने क्या बनाया, 288, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया तो नेगेटिव चार्ज हो गया, अब उसका एक इलेक्ट्रॉन गया तो प्रोटॉन तो है ही है उसके पास। अब ये Na+ और Cl- आपस में किस बॉन्ड से जोड़ेंगे बोलो, Na ने कहा मेरे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन ने कहा देखो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है और मेरी आउटर ऑर्बिट में सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन है, क्या तुम मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो इसने क्या किया होगा बोलो, बोलो होगा ठीक है तुम ले लो, तो उसने दे दिया उसको। नाउ Na क्या बन गया बोलो, देने के बाद ये प्लस हो गया। और जरा क्लोरीन की हालत देखिए, क्लोरीन को मिलते ही इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन इस पे क्या चीज आ गई, एक नेगेटिव चार्ज आ गया। नाउ दीज आर बॉन्डेड बाय, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन होता है, ऐसा होता है। समझ में आ गई बात। अब जरा देखो मैंने यहाँ क्या लिखा, सम मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन अदर्स, ग्रुप 1 मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन ग्रुप 2 मेटल्स। उसे ग्रुप 1 कहा गया, जो पहला वाला है वो क्या है ग्रुप 1, और दूसरा जो 2 लिखा है किसी पे। मेरा कहने का मतलब है लीना केरब CS पर बेमक कासर 12 से ज्यादा रिएक्टिव है। अगला लाइन पढ़ो, बेमक कासर 12, अगली लाइन है, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है बताओ, लिथियम। कौन सी लाइन बताइए, लीना के रब कौन है CS पर, लीना के रब कौन है, लीना के भगवान कौन है, CS पर। These are more reactive than, किससे ज्यादा रिएक्टिव है बोलो, more reactive than बेमक कासर 12, यानी ये किससे ज्यादा रिएक्टिव है, बेमक कासर 12। ये निमोनिक्स है, इसको याद करने का तरीका है, समझ में आई। अब कुछ चीजें देखो तब हम आगे की बात करें। दैट मीन्स रिएक्टिविटी ऑफ एल्पी मेटल्स, मेरा कहने का मतलब है Na को इन्होंने वाटर में डाल दिया ना, तो क्या बना होगा, NaOH, और क्या बना होगा, हाइड्रोजन गैस, ये बना होगा ना। यही तो तुम्हारे जो फर्स्ट इंडेक्स का क्वेश्चन है ना, गिवन सोडियम इज पुट इन वाटर देन इट प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, कोई रिटर्न क्वेश्चन नहीं है फर्स्ट इंडेक्स में, जहाँ लिखा है मैग्नीशियम को घिसना पड़ता है, तो वही इंडेक्स क्वेश्चन में देखो ये क्वेश्चन यही दिया हुआ है। और पहले आ जाओ, ये यहाँ दिया नहीं सोडियम, ये बात दी नहीं। सेकंड क्वेश्चन में कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट, बोलो यहाँ तक समझ में आ गई। इसमें ये जो हाइड्रोजन निकल रहा है वो इस सोडियम के ऊपर चिपक गया है, क्या हो गया बोलो, क्योंकि हल्का होता है तो ऊपर उठा सोडियम पे चिपक गया। तुमको मालूम है ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और उस दिन तुमने हाइड्रोजन का पॉप साउंड देखा था, वो जलती ही है, तो वो इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक है कि आग ही लग गई। So the liberated hydrogen, as the reaction is exothermic in nature, so the liberated hydrogen start to burn and produces flame। बिल्कुल सिंपल सी बात है, यही सब तो हो रहा है। अब K की भी रिएक्शन तुम्हारी बुक ही में दी हुई है, K plus H2O, that is KOH plus H2, ये एक्सरसाइज में दी। बोलो बात समझ आ गई। तो नीचे जाएंगे तो रिएक्शन और बढ़ती जाएगी, एक्टिविटी की कम होती जाएगी हर चीज। अब जरा देखो ये ज्यादा तेज है, और इसका रिएक्शन का रीजन यहाँ बता दिया गया है, ओके। आगे देखो तो फिर हम इतना ज्यादा सर इसको ऑयल में डाल क्यों रखते हैं, ऑयल अगर ना थोड़ा सा ट्रेस ऑफ मॉइस्चर इज सफिशिएंट टू मेक इट लिबरेट सो मच हीट दैट दिस प्लास्टिक विल मेल्ट। थोड़ा सा ही बहुत ज्यादा हो जाए, समझ में आ गई बात नहीं। अब देखो ना, एक चीज तो तुमको मालूम पड़ गई है कि मेटल एक्टिव होते हैं और कुछ ज्यादा होते हैं, लेकिन तुम्हें क्या लगता है क्या
ऐसे एल्यूमिनियम डालेंगे पानी में कुछ होगा? कुछ नहीं होता। या मैग्नीशियम रिबन डाल दो, फुलझड़ी पानी में डाल दो, कुछ होगा? तो इस तरीके से ये तो तुम्हें पता चल गया कि कुछ मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कुछ मेटल कम रिएक्टिव। तो अब हम इस बेसिस पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखें। These are more reactive than this। क्या मैग्नीशियम को पानी में डालोगे फुलझड़ी को कुछ हो जाता है क्या पानी में गिरने पे? कैल्शियम से भी कुछ नहीं होता। कैल्शियम की टेबलेट होती है, कुछ नहीं होता। इसलिए बेरियम ये सब भी कुछ नहीं होता। चलिए अब आगे देखो। सो नाउ अब अगर हम कॉपर सल्फेट के सलूशन में, हमारे पास कॉपर सल्फेट सलूशन रखा, थोड़ा सा और डाल देंगे, हम इसमें आयरन की नेल डाल देते हैं। ये तुम्हारी बुक का डायग्राम है, वही मैं दिखा रहा हूं। तो ये अगला डायग्राम देखो, कॉपर सलूशन है। देखो कॉपर सल्फेट का सलूशन हमारे पास रखा है, ये थोड़ा ही ब्लू है, मैं इसे डार्क कर ले रहा हूँ और इसी में मैं सारी डिस्प्लेसमेंट दिखा दे रहा हूँ, फिर वीडियो भी देख लेंगे। दिस इज कॉपर सल्फेट। देखो सही है। अब देखिए इसको ब्लू विट्रॉल या नीला खोसा भी कहते हैं। इसको पेस्टिसाइड के तौर पर भी यूज किया जाता है। पेस्ट, अगर ये चीज थोड़ा बहुत केमिकल में मिला के डाल दो तो चूहे और ये सब इसको खाएंगे तो मर जाएंगे। ये हमने बना लिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब देखो दैट इज एक नेल, जैसे तुम्हारे बुक में लिया गया, ये आयरन का ही तो नेल है, आयरन नेल है। इसको मैं इसमें डाल देता हूँ और जब तक अभी आयरन के नेल को पढ़ा रहने दो, 2 मिनट तक इक्वेशन देखते हैं, तब तक इसका काम हो जाएगा। ओके देखिए इसके अंदर क्या रिएक्शन हो रही है वो मैं बताऊंगा कि अगर हम एक आयरन नेल को इसमें डाल दें, तो आयरन नेल को इसमें या स्क्रू को डाल दिया और ये कौन सा सॉल्यूशन है? दैट इज CuSO4। CuSO4 का वाटर में सॉल्यूशन है, दैट इज CuSO4 एक्वियस। तो इसमें पानी में जाने पे Cu2+ होगा और कौन सा रहेगा बोलो? SO4, कॉपर आयन और सल्फेट आयन होंगे, ये दो चाहिए। अच्छा आयरन मोर रिएक्टिव है। आयरन क्या है? अभी हमने बताया ना, कुछ ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ कम रिएक्टिव होते हैं। तो रिएक्टिविटी तो है ना, किसी की तो ज्यादा है। जैसे सोडियम डाल दिया तो पानी में आग लगे, क्या लोहे में लगेगी? पानी में डालने कुछ नहीं होता है। तो ये Fe है, किसका नेल है बोलो? आयरन नेल। Fe इज मोर रिएक्टिव, अभी हम देख भी लेंगे अपने इसमें। Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसका मतलब क्या है सचिन जब मैं ये बोल रहा हूँ? ये ज्यादा अच्छा बता रहे हैं। इन्होंने चीजों को वंस फॉर ऑल क्लियर कर दिया कि कह रहे हैं कि मेटल इफ इट हैज ए मोर टेंडेंसी टू डोनेट, अगर वो राजा विक्रमादित्य बन पा रहा है, देने की टेंडेंसी है, यही उसकी रिएक्टिविटी है। और भिखारी की टेंडेंसी क्या है कि ला दे राम दिला दे राम, जो लेने की टेंडेंसी जिसकी है वो एक अच्छा रिएक्टिव नॉन मेटल है। अच्छा नॉन मेटल रिएक्टिव कौन सा होगा? 17 ग्रुप का, उसे एक ही चाहिए, फूटे कुल्लड़ बारात आई, 17 फूटे FCl-Bri है बात कि नहीं? सो दीज आर द बेस्ट एक्सेप्टर। तो जब मैं तुमसे बोलूं कि अच्छा नॉन मेटल कौन है मोस्ट रिएक्टिव, तो तुम क्या कहोगे? 17 ग्रुप वाला।
वहां से 1 से गिनते जाओ 17 पे पहुंच जाओ, बस ये ग्रुप नंबर कुछ नहीं, समझ में आ गई बात। सो ग्रुप 17, यही अदिति ने बोला कि तो नॉन मेटल वो लेने के लिए जाने जाते हैं, अच्छा भिखारी अच्छा लेने वाला है और अच्छा राजा अच्छा देने वाला है। तो क्या बोलोगे बताओ, जैसे अभी अदिति ने क्या बताया, एज आयरन हैज ए मोर टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, सो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन देख लो, जो उधर है वो देने वाला है। बोलो विष्णु, ये पहले एफी आया है कि पहले कॉपर आया? तो इधर से ही तो देने वालों की शुरुआत हुई, ये ज्यादा देने वाले, उससे कम देने वाले, उससे कम देने वाले, एफी के बाद कॉपर देखो उसी के आगे पड़ा। चौथे से देखो ना, चौथे ग्रुप में देख लेंगे नहीं ऐसे था, एफी के बहुत आगे कॉपर। तो तुम्हें कौन अच्छा देने वाला, इधर अच्छे देने वाले और इधर अच्छे लेने वाले, तो एफी ज्यादा अच्छा देने वाला हुआ कि नहीं। देखो इस चीज को, आयरन है, आयरन क्या करेगा, कहेगा मुझको देना है, और कॉपर ने तो सब दे दिया अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, इसको बोला लो सल्फर तुम ले लो, मैं तो Cu2+ हूं। अब इसको दे के ये जो आयरन है इसको थोड़ी सी, इसको अमर्ष हुआ, जिसको ईर्ष्या कहते हैं। इसका मतलब क्या है, इसने कहा मेरे होते हुए तुम कैसे दे सकते हो, मैं राजा तुम सामंत, तुम कैसे दोगे, तुम हटो हमें देने दो, आई एम बेटर डोनर। ये क्या बोलेगा, तो ये एफी कहेगा कि मुझे तो देना है और मैं इसके लिए क्या कर रहा हूं, मैं अपने इलेक्ट्रॉन इस नेल में यहीं छोड़ देगा, कहेगा कोई बात नहीं मैं उतर गया, लो मैं देख उतर गया, अपने इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ दिए। डोनर दोनों है, लेकिन अच्छा बताओ जितने सल्फेट आयन होंगे क्या उतने ही तो कॉपर होंगे, किसी साल्ट में क्या अलग अलग हो जाएंगे, क्या उस पर कोई चार्ज होगा, चार्ज तो नहीं रहता ना, जितने सल्फेट आयन होंगे उतने क्या होंगे, बोलो कॉपर आयन होंगे। लेकिन एफी ज्यादा एक्टिव था तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए यहीं और उतर गया, और फिर जब उतर गया तो अब क्या होगा, बोलो सल्फेट जितने हैं या ये रह लें चाहे ये रह लें, लेकिन एफी की ज्यादा टेंडेंसी है तो अब कॉपर को जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए। एफी कहेगा मैं उतर गया तुम निकलो, चलो जितना तुमने सामान दिया तो सब लो चलो, मैं राजा हूं, आई एम द डोनर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। व्हेन इट हैज मोर टेंडेंसी सो इट विल डोनेट, एंड जिसकी लेस टेंडेंसी है उसे कहाँ जाना पड़ेगा, इस नेल पे जाना पड़ेगा और उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। धीरे धीरे आयरन सोल्यूशन में उतरता जाएगा और क्या होगा, बोलो ये Fe बनता जाएगा, और कॉपर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, Cu2+ कहाँ चलता चला जाएगा, यहाँ जाता जाएगा। और इस सोल्यूशन का कलर मैंने शुरू में क्या लिया था, बोलो Fe + CuSO4। अगर Fe सोल्यूशन में उतर गया तो थोड़ी देर में तुम्हें क्या दिखेगा बताओ, थोड़ी देर में तुमको दिखेगा इस नेल में Fe कम हो गया, ये कट गया है नेल, और इसके ऊपर एक किसकी लेयर चढ़ती चली गई, कॉपर। किसकी लेयर दिखेगी बताओ, कॉपर की लेयर दिखेगी। अब पूरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, FeSO4। क्या तुमको ये बात पलक पता है FeSO4 साल्ट का क्या कलर होता है, ग्रीन होता है। तो ये सोल्यूशन आज तो नहीं, लेकिन जब हम कल की क्लास में आएंगे लाइट ग्रीन बदल, थोड़ा स्लो प्रोसेस है। अभी तो इसके ऊपर देखो कॉपर इकट्ठा हो गया होगा, अभी तक हम देखेंगे। लेट अस सी सम कॉपर। थोड़ा अगर इस पर उंगली लगाओ, नहीं तो मैं दूसरा भी आयरन लगाओ। तुम्हारे हाथ में ब्राउन आया है कुछ, अभी आया कि नहीं आया, और थोड़ी देर रखा रहने, सर्कल का है, हल्का ऑन आने दो, थोड़ा सा कलर, ठीक है। तो इसके ऊपर एक कॉपर की कोट आ जाएगी, थोड़ी देर में आ जाएगा। इस पे हम मैग्नीशियम रिबन डाल देते हैं, उसमें और जल्दी हो जाता है। 2-4 मेटल का मैं डिस्प्लेसमेंट दिखाऊं, तब आपको सबका पता चल जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम में MgSO4 है, लेकिन थोड़ा मैं इस पे कोड दिखा दूं, ये अपना काम करेगा फिर हटा देंगे इसको जाने। मैं ये दिखा रहा हूँ कि कॉपर आ गया और मैग्नीशियम उतर गया, ये दिखा, बाकी वीडियो में देखिए। होता क्या है, यहाँ चेक करो निष्ठा, अब Fe सोल्यूशन में उतर गया और कॉपर वहां ऊपर चढ़ गया कि नहीं कोटिंग। तुमको टेंडेंसी तो समझ में आ गई, वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के आया था, कह रहा मैं जा रहा हूँ, और कॉपर से कहेगा जाओ, जितने सल्फेट है उतने ही तो आयरन रहेंगे। ये तो नहीं हो सकता है कि 2 सल्फेट पे 4 रह लें। बात समझ में आ गई। ये उतरा, ये इसमें से उतरा और ये इधर गया। तो क्या तुम ये कहोगे
कि Fe आयरन हैज डिस्प्लेस्ड, किसको डिस्प्लेस कर दिया बताओ? Copper. कॉपर, और खुद का सोल्यूशन बना लिया। इसको कैसे बोलेंगे आशीष? आयरन हैज डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन एंड हैज मेड इट्स ओन सॉल्ट सोल्यूशन। उसको उसके सॉल्ट सोल्यूशन से हटा दिया और खुद का सॉल्ट सोल्यूशन बना दिया। एंड द कलर ऑफ सोल्यूशन नाउ चेंजेस फ्रॉम डीप ब्लू टू लाइट ग्रीन। अभी बताया ना पलक में, लाइट ग्रीन बोलो था नहीं? तो ये सोल्यूशन कैसा बन जाएगा बोलिए? डीप ब्लू से क्या हो जाएगा? लाइट। अब इस चीज को जो यहाँ हो रही है हम टाइम लैप्स में देखें, उसमें फास्ट करके दिखाएगा, फास्ट फॉरवर्ड। नाउ कि अब इसको हम कैसे लिखे बोलो? इस चीज को समझने के लिए आप आ जाइए इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1 पेज नंबर 13। दैट इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज 13 का पहला सवाल है। क्या लिखा है बोलो? Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? यही क्वेश्चन तो है। देखो कि Fe being इसमें यहाँ पे ना यस लिखो सब, ये सब सॉलिड। देखो Fe being more reactive, इससे ज्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर। आयरन being more reactive displaces copper from its salt solution and makes its own salt solution. सही है, अपना खुद का सॉल्ट सोल्यूशन बना लेता है। एंड सो द कलर ऑफ सोल्यूशन चेंजेस। पहले इसका कैसा कलर था? डीप ब्लू, और अब इसका कैसा कलर हो जाएगा? लाइट ब्लू। सो द कलर ऑफ सोल्यूशन चेंजेस फ्रॉम डीप ब्लू टू लाइट ग्रीन। इतनी बात समझ आ गई? अब आगे की चीज देखिए। ये तो मैंने आयरन और कॉपर का कंपटीशन कराया। अब जरा सोचिए, मैं आयरन सल्फेट, ये जब ग्रीन हो जाए, ये सोल्यूशन का कलर अभी क्या है बोलो? डीप ब्लू, और अभी क्या हो जाएगा? लाइट ग्रीन। अब सचिन एक नया काम करो, ये जब ग्रीन हो जाएगा, अभी नहीं होगा, 6 घंटे लगेंगे, लेकिन हम इंतजार कर लेंगे, हम लोग बस समय की कमी नहीं। सो अब देखो FeSO4 का सोल्यूशन लो। अब क्या ले लिया? FeSO4, और इसका कैसा सोल्यूशन होगा? लाइट ग्रीन। हमने आपको साल्ट भी दिखाया था FeSO4 का, ये रखा होगा, ये ठीक है। अभी लाइट नहीं, पानी डालेंगे तो हो जाएगा, पानी में डालने के लाइट नहीं। ये FeSO4 का सॉल्ट, ठीक है, इसका बना लेंगे, वरना यही बदल जाएगा। अब FeSO4 का लाइट ग्रीन सॉल्ट ले लिया, इसमें जिंक डालो। अब आगे क्या करो? जिंक डालो। जिंक की रॉड डाल दें। दिस इज जिंक। जिंक जस्ते को कहते हैं, तो जस्ता आप लोगों को मालूम होगा, कई बार ये जिंक अलग से किसी बात, इस पे कॉपर चढ़ाओ बाद में। ये जिंक, ये क्या चीज़ है? इलेक्ट्रोड है, किसी में लगाने के लिए जस्ता, सही है ना। अब जरा देखें, इसमें मैंने क्या डाल दिया बोलो? जिंक। मैं इतना बता दूं आपकी जानकारी के लिए आशीष, कि जिंक Fe से ज्यादा रिएक्टिव। वैसे तुमको ये बात मालूम है Fe किससे ज्यादा रिएक्टिव है? कॉपर। Fe से भी ज्यादा कौन रिएक्टिव है? जिंक। अभी हम वो देखने जा रहे हैं, रिएक्शन भी देख रहे हैं।
तो जिंक क्या करेगा? जिंक कहेगा भाई हम तो सोल्यूशन में उतर रहे, तुम्हें आना है तो आ जाना, हम तो उतर रहे, मेरी अभी मुझे उतरना है, इसको अभी उतरना। उसको देखते ही कि उसके सामंत ने डोनेट कर दिए इलेक्ट्रॉन, उसको लगा नहीं अब तो मुझे उतरना ही, मैं डोनेट करूंगा। तो अब ये जिंक ने क्या किया होगा बोलो, कि आपने इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ दिए होंगे और सोल्यूशन में उतर रहे हो। अब सोल्यूशन में तो जितने सल्फेट होंगे उतने ही तो कैटायन रह पाएंगे कि ज्यादा रह लेंगे, सोल्यूशन को चार्ज तो होगा नहीं। तो ये जैसे ही जिंक सोल्यूशन में उतरा, ध्यान दीजिए, जिंक सोल्यूशन में उतरने का क्या मतलब है, वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तभी तो उतरेगा, है ना। Zn2+ अपना वो ऑक्टेट पूरा करेगा जैसे वहां हुआ, तो ये Zn2+ बन गया। अब बोलो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, इसको जाना पड़ेगा, जाके उस पर डिपॉजिट हो जाएगा और धीरे धीरे सोल्यूशन का कलर क्या होगा, फिर ये जब डिपॉजिट होगा फिर एक और उतरेगा, ऐसा होता जाएगा। एंड अल्टीमेटली द कंप्लीट जिंक विल डिसेंड एज जिंक कॉइन इन वाटर, बाइवेलेंट कैटायन बन के उतर जाएगा और Fe कहाँ चला जाएगा। सिर्फ मैं तुमसे इतना पूछना चाहता हूं आशीष कि इस सोल्यूशन का कलर किस कलर से किस कलर में चेंज हो जाएगा, बोलो। लाइट ग्रीन से इतना भी काफी है, कलरलेस। जिंक सल्फेट का कैसा कलर होता है, कलरलेस। तो देखो हुआ क्या होगा, जिंक को मैंने किसके साथ डाला श्रेया, सही पूरा बताओ, तो उसका साथ है ना FeSO4 के साथ डाला, और बोलो क्या हुआ होगा, तुम राइट हैंड साइड बता दो, बाकी तो मुझे कुछ नहीं। राइट में क्या सही है, ZnSO4 ये Aqueous बन गया और साथ में क्या हो गया, Fe जमा हो गया। Fe कहाँ डिपॉजिट हो गया, इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया। Fe डिपॉजिट हो गया हमारे इस पे चली गया, मैग्नीशियम कुछ आया तो वो जो डिपॉजिट हो गया वो क्या है, देखो थोड़ा थोड़ा कॉपर आ गया, अब हाथ लगाओ इस पे, तुम्हारे भी आ गया ना, ये डिपॉजिट हो गया, देखो है ना, यही तो कॉपर है, देखो ब्राउन कलर का है, ब्राउन कलर आ गया। नेल पे भी आएगा, नेल पे थोड़ा टाइम लगेगा, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव। ये देखो कॉपी के ऊपर रिफ्लेक्शन दिख रहा है, वरना हाथ भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं, हाथ पे लगा हुआ है। हाँ ये देखो इन्होंने पूरी कॉपी तांबे की बना दी, सही है, लगाना चाहो तो लगा सकते हो उसका कलर, इस पे जब करो कॉपर जैसा कलर है, कॉपर ही है, टीवी में लगा के जब करके दी है कि नहीं। जबकि मैग्नीशियम था, इसमें कैसा कलर आ गया, कॉपर का कलर। ओके, नेम पे भी आता है। अब जरा देखो, सिर्फ आपको लक्षिता ये सेंटेंस बोल के दिखाना, जैसे वहां लिखा यहाँ बोल के दिखाओ। अच्छा मैं आपको बता दीजिए कैसा कलर है, लाइट ग्रीन, और वो कैसा है बोलो, कलर लेस। Fe आगे लिखो, समझ में आ गई, यहाँ बोलो। जिंक बीन, zinc being more reactive than iron, displaces zinc from its displaces iron from its salt solution and make its own salt solution. So the color of solution changes from light green to colorless. सही है। So it displaces iron from its salt solution, from its salt solution, and makes its own salt solution. Hence, color of changes, color of solution changes. Light green to colorless. इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। अब ऐसा करते हैं, ये तो इतना सही नहीं, इसी में पानी दे देते हैं, पानी सर। हाँ जिंक तो ग्रुप 12 में है ना, तो ज़्यादा रिएक्टिव एक्टिव होना चाहिए।
उसको भी बताएंगे थोड़ा सा। और इसके बारे में केमिस्ट्री है वो 11th ट्वेल्थ में आपको पता चलेगा, थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि ये क्यों ऐसा होता है, ठीक है। चलिए ये एक्सेप्शन है, ग्रुप 12 वाले तीनों एक्सेप्शन है, इसको इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। देख लो, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय आयरन। डाल लेंगे तो आयरन की कोटिंग आ जाएगी, थोड़ा सा इसमें ये डाल देंगे, FeSO4 डाल देंगे। ग्रीन इसका सोल्यूशन तो येलो हो गया। थोड़ा नकली होगा और ये देख लेंगे कि जिंक पे आयरन की कोटिंग हो जाए, बस इतना देख। तो हमने इसमें जिंक भी डाल दिया, दोनों खेल होते रहेंगे हम देखने के बाद, सही है। ये FeSO4 है, ये लाइट ग्रीन ही समझिए, जो उसमें कलर था वो सही है, ठीक है। ये जो भी है लाइट ग्रीन है, इसका कलर कलरलेस होना चाहिए, और ये चीज जो है कल कैसी होनी चाहिए, ये लाइट ग्रीन, ये हो जाएगा। अब देखो ना, तीसरी चीज एक और देख लो, ये मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं, कॉपर से भी कमजोर कौन है? Ag। कॉपर से कमजोर कौन है? सिल्वर। जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं AgNO3 के सलूशन में अंकुर राज कॉपर डाल देता हूं, तो तुमको क्या लगता है? मैं सूचना के लिए बता दूं कि कॉपर और Ag में ऐसा कंपटीशन है, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? कॉपर ज्यादा रिएक्टिव करेगा। तो और ये कहेगा तुम कैसे डोनेट कर रहे हो, हटो, हम डोनेट करेंगे, हम राजा हैं, हमारी ख्याति हो। तो मैंने कॉपर वायर किस में डाल दिया बताओ? कॉपर वायर सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का सलूशन कैसा होता है? कलरलेस। कैसा होता है? कलरलेस। अच्छा, जब मैं कॉपर वायर इसमें डालूंगा तो कॉपर कहेगा अरे तुम कैसे डोनेट कर रहे हो, मैं करूंगा। ये कॉपर है, और कॉपर उतर जाएगा, क्या बन के उतर जाएगा? Cu2 प्लस, पीछे क्या छोड़ जाएगा? इलेक्ट्रॉन। कहेगा मैं छोड़ के आया हूं, जाओ लो तुम वहां पे जाके। तो 2 Ag जाएंगे पकड़ने के लिए, ये एक उतरेगा तो वहां से कितने जाएंगे? 2 Ag। और ये धीरे धीरे सोल्यूशन किस में बदल जाएगा? CuNO3 मत बोलो, NO3 का एक चार्ज होता है, CuNO3 होल ट्वाइस, और साथ में Ag डिस्प्लेस हो जाएगा। क्या आपको मालूम है कॉपर नाइट्रेट का कलर क्या होता है? ब्लू। क्योंकि मैंने पहले भी बताया जो भी कलर्स होते हैं वो मेटल कैटायन की वजह से होते हैं, एनायन की वजह से तो होता ही नहीं। तो चूंकि ये Cu2 प्लस है, तो इसलिए सिर्फ मैं तुमसे इतना पूछना चाहता हूँ, सिर्फ 2 ही लोगों में कंपटीशन है, एक Fe, मान लो जैसे मैं ये कह दूं FeCl2 और FeCl3। सचिन पहले आप बताओ, इन दोनों का कलर बताओ, पहले इसका कलर बताओ और फिर इसका बताओ। अदिति दोनों का कलर बताओ, इसका आपको पता ही नहीं है, पलक बताओ आप समझो इस चीज को। मेरा कहने का मतलब है जब मैंने तुमको बता दिया था कि Fe2O3 रेड ब्राउन होता है, तभी तुमको वहां याद हो जाना चाहिए कि Fe3 प्लस रेड ब्राउन है। और आपने FeSO4 देखा था, FeSO4 का जो कलर होगा वही FeCl2 का होगा, क्योंकि ये भी बाइवेलेंट कैटायन है। तो तुमने इसका क्यों रेड ब्राउन नहीं बोला? जो ये है वही तो ये है। समझ आ गई बात की नहीं? समझ आ गया? Fe3 प्लस रेड ब्राउन यहां दिखाया था कि नहीं, रस्ट, तो वही FeCl3 का होगा, वही Fe2SO4 होल थ्राइस का भी यही होगा। फिर एक सब समझ आई। अब आगे की बात देखो, इसकी हम बात कर रहे हैं। निष्का सिर्फ तुम मुझे ये बता दो इसका कलर किस कलर से किस कलर में चेंज होगा? बोलो हर्षिता। यही चीज अब हम देखने जा रहे हैं, जो तुमने कहा है। आप लोग वीडियो बना चुके थे, देखो कॉपर इन सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन।
इसका मतलब है सिर्फ श्रेया इसका सेंटेंस बोल, सेंटेंस बोलो तो बात आगे बढ़े। अच्छा आदित्य बोलो, ये कह रहे सिल्वर, हमारे में तो सिल्वर पिसक नहीं था, सीयू बोला, चलो सही है। बोलो सीयू बीइंग मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, सो इसको मैं अभी बैलेंस कर दिया हूं, ठीक है ना। सो इट displaces Ag from its salt solution, आगे बोलो, and makes its own salt solution, आगे, so it becomes या it turns colorless to blue। इतनी बात समझ आ गई। अब ध्यान दो, जैसे मैंने ये किया ऐसे साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारे प्रैक्टिकल कर करके देखे होंगे कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज का यही है, ये रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज लिखी, इसमें क्या लिखा भाई, हम भी लिखें क्या है। अच्छा ये जो मैंने चीजें बताई हैं ये आपको पेज नंबर 45 में मिलेगी। एक्टिविटी सीरीज देखो जरा, द रिएक्टिविटी सीरीज 45। यस सर। The fact that which metal displaces which metal, a series prepared on the basis that which metal displaces which metal is called the series made on the fact that which metal displaces which metal, इसको ऐसे लिख दो, which metal displaces is called reactivity series। इसको रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। और ये रिएक्टिविटी सीरीज है क्या, दैट इज लिकबा सरनाका, ये इसकी निमोनिक्स है, याद करने का तरीका ना, लिकबा सरनाका मगअल मंजन, मगअल मंजन, कर फीकड कोनी, सन पी अकुआई तो दाग बरसों पटकलो। इसका मतलब समझो, मान लीजिए ऐसा इतना समझो जैसे सन पी भगवाई, तो आपका बेटा अगर पी करके इधर उधर भौंकने लग जाए तो बेदाग बरतो, उसके साथ कोई बुरा काम करो और पटकल ऑफ पटकते जाओ, सन पी भगवाई तो उसके साथ फेग आग बरतो, लिखबा सरनाका मगर मंजन कर पीकट कोनी, इसको आपको याद करना। इट इज टोटली बेस्ड ऑन द वर्ड्स, जो मैं यहाँ लिखा हूँ बिल्कुल उसी को लिख दो। देखो लिखबा कुछ है याद ही नहीं करना, वही लिख देना, लिखबा और सरनाका, स्ट्रांशियम सोडियम स्ट्रोंटियम, ठीक है, और कैल्शियम मग
अल मगल हुआ, मन सन, सही है। अभी तक सोडियम आ गया, देखो सोडियम जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, यहाँ पता चल चुका है। ये सब, ये इसको डिस्प्लेस करेगा, ये इसको, ये जो है ये सबको काट डालेगा। लिथियम आएगा भगा देगा सबको, चलो निकलो हम आ गए, समझ भाई बात कि नहीं। तो ये सबको कर देगा, ये अपने आगे वालों को करेगा, जो जहां है वहां से आगे वालों को वो कर देगा। मगल मंजन कर का क्या मतलब है, क्रोमियम। फी Fe2 प्लस, फी कड का क्या मतलब है, कैडमियम। कोनी कोबाल्ट निकल। सन का क्या मतलब है, स्टेनस या टिन। पी भकुआई का क्या मतलब है, पी बी। देखो पी हा कु, हा लिखना है लेकिन एच तो हाइड्रोजन है, सही है। एच पी हा कु। आई तो का मतलब है I2। आई तो क्या होता है, I2। फेह, फेह का क्या मतलब है, फेह और गाग, ये तीनों मिलकर ऐसे बन रहा है, फेह गाग। परतो Br2। ये जो हमारी सीरीज है फर्स्ट चैप्टर में भी काम आएगी, सेकंड में भी तुमको निकाल लेगी, थर्ड, तीनों चैप्टर निकाल लेगी। वैसे थर्ड में दी है, फर्स्ट में भी, अभी तो इसका काम पड़ेगा ही। और आगे देखो, पटकल ऑफ, पटकल ऑफ, बात समझ आई, समझ में आएगी। मेरा कहने का मतलब है जो जिंक है, यहाँ दो Fe है, कौन कौन से Fe है बताओ, जिंक भी है, यहाँ जिंक है, Fe2 वाला ये है, और क्या है बोलो, कॉपर है, और क्या है Ag। चार ही चीज की तुमने रिएक्शन में वीडियो देखी है, लेकिन वहां पर पूछेगा कौन किसको डिस्प्लेस करता है, सही है। मेरा कहने का मतलब है, सिर्फ मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि अगर मैंने कॉपर को FeSO4 में डाल दिया, श्रेया इस रिएक्शन को कंप्लीट करो। बोलो, ये सही बोलिए, होगी नहीं रिएक्शन। जो लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस द मोर रिएक्टिव, तुरंत उन्होंने बोल दिया, पकड़ ली बात। बोले ये हो जाएगी जो पीछे लिखा है, लेस रिएक्टिव मेटल कुछ नहीं कर पाएगा, वो बैठा रहेगा और राजा दान देता रहेगा। सामंत क्या करेगा जब राजा देगा, सही है। तो इस सीरीज का मतलब क्या है बताइए, रिएक्टिविटी सीरीज का। इन दिस द एलिमेंट विच कम्स, फिर से समझो, ये मेटल इधर से चल रहा है, नॉन मेटल इधर से, F ज्यादा रिएक्टिव है क्लोरीन से, 5 नॉन मेटल भी इसी में है, देख लो जरा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन। नॉन मेटल which is at last is more reactive and it will displace the non metal जो इसके पहले, सही है। अभी मैं सारी बात बताता हूँ, थोड़ी थोड़ी बात तो तुम्हें पता चल रही है, थोड़ी ही समझो। मेरा कहने का मतलब है, इसके रूल्स समझो। पहला रूल क्या है सचिन, द मेटल विच कम्स फर्स्ट इन सीरीज विल डिस्प्लेस ऑल द मेटल्स कमिंग आफ्टर इट। उसके बाद वाले सभी उससे धीमे हैं, समझ में आई बात। लिथियम सबको कर डालेगा। और जो ये है, अगर मैं तुमसे कहूँ जिंक इसमें से किसको किसको कर सकता है, जिंक को तुम चाहे FeSO4 सोल्यूशन में डाल दो, कॉपर सोल्यूशन में डाल दो, कॉपर सल्फेट या सिल्वर नाइट्रेट, अपना कमाल जिंक दिखाएगा, कहेगा अब हम आ गए हैं, हटो तुम लोग, अब हम सोल्यूशन बनाएंगे, और ये जिंक सल्फेट बना देगा कलरलेस। कहने का मतलब क्या है, द मेटल विच कम्स फर्स्ट इन सीरीज विल डिस्प्लेस ऑल द मेटल्स कमिंग आफ्टर इट, सही। द मेटल which comes first will displace other metals coming after it for any pair of metal। मान लो तुमने निष्ठा 2 उठा लिए, the metal which is at left is more reactive for the than the metal at right। बाद वाला less reactive, more reactive।
कोई भी दो ही तुम उठा लो, ठीक है। द मेटल एट लेफ्ट इज मोर रिएक्टिव देन द एनी मेटल एट राइट। द मेटल एट लेफ्ट इज मोर रिएक्टिव देन एनी मेटल एट। इतनी बात समझ आ गई। इसके और भी एस्पेक्ट्स हैं नॉन मेटल के, जिसको हम अगली क्लास में देखेंगे। अभी एक छोटा सा टेस्ट। Single displacement reaction. The reaction in which more active element displaces less active element from its salt solution. मोर एक्टिव क्या करेगा? लेस एक्टिव को करेगा। चेक करिए, सिंगल डिस्प्लेसमेंट दो तरीके की होती हैं, एक मेटल डिस्प्लेसमेंट और एक क्या होती है? बोलो। करेक्ट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। एक धात्विक प्रतिस्थापन, एक अधात्विक प्रतिस्थापन। जैसे कि Fe ने क्या किया? बोलो। FeSO4 बना दिया था कि नहीं, और Cu को हटा दिया था। ऐसा क्यों हुआ? बोलो। Fe ज्यादा रिएक्टिव था कॉपर से। पहले कितनी बात तुम्हें समझ नहीं? Fe ज्यादा रिएक्टिव था, यही रिएक्शन इसमें हो रही। दूसरा देखो, दूसरा मेरा कहने का मतलब है, अगर मेरे पास एक यहाँ पर देखिए TR और Cl है, मैं यहाँ लिख देता हूं। मेरा कहने का मतलब है F2 सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। जो लेफ्ट में, जो इधर है, नॉन मेटल इस एंड पर है, नॉन मेटल एट राइट, और चार ही नॉन मेटल है, मोर रिएक्टिव देने। तो मैंने अगर ये ध्यान दीजिए, मेरे पास एक ऐसा सोल्यूशन है, जैसे Zn है, ZnBr2 और Cl2 उसके पास आ गया। जिंक ब्रोमाइड जानते हो, जैसे ZnI2 ZnBr2 तो बनता है ना, BaBr2 भी तो बनता है। क्लोरीन अच्छा लेने वाला है कि ब्रोमीन? बोलो, यहाँ देख लो, जो जितना उधर है, और सबसे अच्छा तो क्लोरीन लेने वाला नहीं है। तो ये कहेगा अरे तुम कहाँ लेने के चक्कर पड़ो, तुम हटो, हमें ज्यादा जरूरत है, मेरे घर बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमको लेने दो। ये क्या बोलेगा? हमको लेने दो, तुम कहाँ से आ गए? इसको हटा देगा और खुद इलेक्ट्रॉन इसके लेके इसके साथ आ जाएगा, राजा के साथ, कि तुम राजा हम भी। ब्रोमीन को उड़ा देगा, कहेगा जाओ क्रिस्टल बन के पानी, तुम वाटर हो, ब्रोमीन ब्रोमीन वाटर बन के निकलो यहाँ से। बोलो, बात समझ आई? मेरा कहने का मतलब है द नॉन मेटल एट राइट इज मोर रिएक्टिव देन द नॉन मेटल एट राइट, और जबकि मेटल के केस में इधर वाले ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्या बन जाएगा ये बताओ निष्ठा? बता दिया करो, बाकी हम सिखा देंगे, बोला करो। श्रेया बताओ। हाँ, ZnCl2 और प्लस Br2, ब्रोमीन वाटर वेपराइज। बोलो, बात समझ आ गई? ठीक है ना। तो इसमें मुझे क्या लिखना चाहिए? द रिएक्शन इन विच नॉन मोर रिएक्टिव एलिमेंट, इसमें मेटल भी हो सकता है और क्या हो सकता है? नॉन मेटल। और यहाँ पर भी जिसको डिस्प्लेस कर रहा है वो क्या है? मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल। दो सवाल करने हैं। डिफाइन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
और दूसरा रिएक्टिविटी सीरीज। सिर्फ लिखनी है, ये नहीं लिखना है, ये कल के एग्जाम में लिखना है, आज नहीं लिखना। रिएक्टिविटी। और दूसरा सवाल है राइट 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉर पेयर ऑफ जिंक को तुमने किसके साथ लिया था बताओ? राइट 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस टेकिंग, एक पेयर ले लेना Fe और Cu का और डिस्प्लेस कराओ। जो ज्यादा एक्टिव से पहले खाली छोड़ दो। दूसरी चीज बोलो, जिंक लिया था और किसका लिया था? बाद वाले में FeSO4 लगा देना, जिंक को खाली छोड़ना, फिर वो उसको पकड़ लेगा। तीसरे में देखो Cu को Ag, इसको AgNO3 लिखना, चेक करो। और फिर वो तुम्हारे पास लिखी होगी ना, से फिर कॉपर नाइट्रेट का फार्मूला जानते हो? CuNO3 का होल्ड। सो इन तीनों के लिए 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखनी है एंड राइट स्टेटमेंट फॉर एनी वन। एक में पूरा लिखो कि क्या क्या हो रहा है, क्या कर रहे क्या करना चाहिए, ठीक है? एंड राइट स्टेटमेंट फॉर, इसको करो, ये चीज हो जाएगी 5 मिनट में।